नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक रिसीवर ऑर्डर 40। दिस टॉपिक इज very very important for your mains exam. What I am saying, this topic is very very important for your mains exam, and few questions are important for your prelims as well. कुछ क्वेश्चन यहाँ पे prelims में भी आएंगे, otherwise it's very important topic for your mains exam। और यूपी, उत्तराखंड स्टेट्स में, बिहार, झारखंड, ये स्टेट्स का मतलब है दिल्ली हरियाणा को छोड़ दीजिए, दिल्ली हरियाणा पंजाब ऐसे स्टेट्स को छोड़ दीजिए जहाँ पर एक मिक्स क्वेश्चन आते हैं। बाकी स्टेट्स का तो ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, इसीलिए आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। टॉपिक का नाम क्या है? रिसीवर, ऑर्डर नंबर 40। और यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कौन से ऑर्डर में दिया गया है। इस ऑर्डर का नाम है 40। तो प्लीज P4 प्रीलिम्स लगाइए हेडिंग पर इटसेल्फ, ठीक है। नाउ रिसीवर की बात अगर हम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि मीनिंग क्या है इसका, व्हाट डू वी मीन बाय द रिसीवर। रिसीवर है कौन, ये है ना, हु इज द रिसीवर। तो वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसीवर फर्स्ट, और यहीं से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको क्या है। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं। पहले टेक्निकल मीनिंग से पे आने से पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज ए लिटिगेशन बिटवीन यू एंड यू। फाइन, आपके और आपके मध्य कोई लिटिगेशन चल रहा है, और दैट इज रिलेटेड टू सर्टेन प्रॉपर्टी और सर्टेन फंड। Getting this point? Now, during the pendency of the litigation, court is of the view that this property should not be in the possession of any of the parties. किसी भी व्यक्ति के possession में प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। Then for that purpose to take out, किसी एक व्यक्ति के कब्जे में तो है, suppose she is having the possession and she is contesting that possession, that this possession should be with me। समझ रहे हैं बात ये? तो in that purpose इनको possession दिला नहीं सकते हैं पहले से ही, otherwise the very purpose of litigation will frustrate। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं कि इनके पास possession ना रहे। तो in that case a viable idea is taken out that the court appoints an officer who is known as the receiver। he takes the possession of the प्रॉपर्टी। तो जनरल बात ये हो गई अभी, समझ में आ रही बात आपको। तो एक कॉमन पैरेलेंस की बात हो गई, आम समझ से आपको रिसीवर को ऐसे समझिए। सो दिस इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन बिटवीन पार्टीज टू ए कॉज। हु इज द रिसीवर? रिसीवर इज द इंडिपेंडेंट पर्सन बिटवीन द पार्टीज टू ए कॉज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू रिसीव एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और फंड इन लिटिगेशन पेंडेंट टिल लिटे।
प्रॉपर्टी या फंड को रिसीव करते हैं कब? ड्यूरिंग दी पेंडेंट लिटे, मतलब जब तक लिटिगेशन पेंडिंग चल रही है, टिल देन द प्रॉपर्टी रिमेन्स इन द पोजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द रिसीवर. तो हु इज अपॉइंटिंग? ही इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. ही इज इंडिपेंडेंट पर्सन मीन्स ही हैज नो लिंक विद द फर्स्ट पार्टी और द सेकेंड पार्टी. इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं वो उनसे अलग है. ही हैज नो इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, उसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में. सही है? समझे आप नहीं समझे? तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ही इज द रिसीवर. जो मेन की वर्ड्स यूज करने चाहिए आपको वाइल एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ रिसीवर. जब आप रिसीवर का मीनिंग एक्सप्लेन करेंगे आपके मेंस एग्जाम में, तो यू शुड यूज फ्यू कीवर्ड्स. तो इन कीवर्ड्स को आपको याद कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से. ही इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, पार्ट ऑफ द कोर्ट मशीनरी कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, एंड मेन मकसद क्या है उसका? टू रिसीव एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी और फंड इन लिटिगेशन पेंडेंट इन लिटे. ये ट्रिक्स हैं, देखो, फॉलो द ट्रिक्स एंड fetch good marks in your mains exam. When you will say that he is the part of the court, he is the part of the court machinery, so examiner will be very happy to see these words in your mains answer. समझे नहीं आप? ये कुछ कहने के तरीके होते हैं. जैसे कोर्ट में हम लोग जाते हैं, जनाब 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 के सामने हम क्या बोलें? जनाब को तो कुछ भी कहने का मतलब है कि सूरज को दिया जलाना, दिया दिखाना. क्यों? जैसा आपको खुश करना होता है. इसी तरीके से हमें एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में अब एग्जामिनर को खुश करना होता है बाय यूजिंग ब्यूटीफुल कीवर्ड फ्रेजेस. कोशिश करनी चाहिए अगर हम वैसे कर पाए तो दीज आर वेन एवर यू राइट समथिंग विद रिस्पेक्ट टू रिसीवर, तो यूज दीज वर्ड्स. ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज द पार्ट ऑफ द कोर्ट मशीनरी, ही इज इंडिपेंडेंट पर्सन. सही है? कर लेंगे नहीं? सो this is why he is appointed. The primary object of the appointment of receiver is what? To protect, preserve and manage the suit property, and manage the suit property during the pendency of the litigation. To protect, preserve and manage. अगर ये लाइन याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी. The primary object of the appointment of receiver is what? To protect, preserve and manage the suit property during the pendency of the litigation and safeguard interests of both parties to the suit. दोनों ही पार्टीज के, देखिए समझने की बात क्या है, to safeguard the interest of the both the parties to the suit. दोनों ही पार्टीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर रहे हैं उससे, दोनों ही पार्टीज के हितों को का ध्यान रखना है, किसी एक का नहीं है. इसीलिए कहा गया कि ही इज व्हाट? इंडिपेंडेंट पर्सन. इंडिपेंडेंट पर्सन का मतलब यह है कि ही इज गोइंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज टू द पर्सन. एंड इसी के मीनिंग पर यू कैन सी द क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एज वेल. समझ रहे हैं आप बात? इन्हीं के क्वेश्चंस पर इसी मीनिंग ऑफ द रिसीवर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, इस पर. सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दिस? टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड मैनेज व्हाट? द सूट प्रॉपर्टी. कब? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन एंड safeguard interests of the both of the parties to the suit. तो this is the meaning of the receiver. समझ में आई बात आपको? मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. रिसीवर कौन व्यक्ति हुआ? सही है? अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो प्लीज रेज हैंड. ठीक. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट. नाउ लेट्स सी हु मे अपॉइंट द रिसीवर. कौन अपॉइंट कर सकता है एंड हु मे बी अपॉइंटेड अ रिसीवर. सही. सो for that purpose I would like to draw your attention towards first section 94 as well. section 94 मैं पहले पढ़ा चुका हूं and again you can see this section 94 को हम लोग देख रहे हैं. इसकी section 94 की हेडिंग से कई बार क्वेश्चन आया है. supplemental proceedings in order to prevent the ends of justice from being defeated. Why? In order to prevent the ends of justice from being defeated. न्याय के हितों को ध्यान में रखते हुए न्याय किया जा सके, है ना. इसलिए if it is so prescribed, the court may what? The court में D पॉइंट में है,
अपॉइंट ए रिसीवर। तो सेक्शन 94 के जो डी पार्ट है, सेक्शन 94 डी, सेक्शन 94 व्हाट डी, इट गिव्स द पावर टू द कोर्ट टू अपॉइंट ए रिसीवर। हाँ है ना, सही है। रिसीवर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी संपत्ति के लिए कोर्ट एक रिसीवर नियुक्त कर सकती है। तो दिस पावर हैज बीन गिवन टू सेक्शन 94 डी and enforce the performance of his duties and by attaching and selling his property। यही नहीं, कोर्ट उसकी जो ड्यूटीज हैं एज रिसीवर, दोज ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। हाउ? बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। सपोज कीजिए आपको रिसीवर बना दिया गया, यू हैव बीन अपॉइंटेड द रिसीवर बाय द कोर्ट। नाउ देयर मस्ट बी सर्टेन ड्यूटीज, आपको प्रोटेक्ट, मैनेज, प्रिजर्व करनी है प्रॉपर्टी। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, इफ यू आर नॉट डूइंग योर प्रॉपर्टी, इफ यू आर नॉट डूइंग योर ड्यूटी प्रॉपरली, देन ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, उसके कर्तव्यों के निर्वहन को वो एनफोर्स कर सकती हैं, लागू करवा सकती हैं। कैसे? बाय अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी, उसकी संपत्ति को कुर्क करा करके, उसको बिकवा करके। यानी कि एज ए रिसीवर इफ यू विल नॉट डू, ठीक है, योर ड्यूटीज, देन दीज ड्यूटीज कैन बी एनफोर्स बाय दिस, है ना। तो ये तो 94 हुआ। नाउ वी गो टू दी ऑर्डर 40। प्लीज सी द ऑर्डर 40, रूल 1 का ए पार्ट, ठीक। वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, जब ऐसा लगता है, कन्वीनियंट लगता हो, जस्ट लगता हो, it may appoint a receiver. So you will see the appointment of receiver is in the discretion of the court and according to what? Section 40 rule 1A read with section 94D। तो दो जगह प्रोविजंस मिल गए आपको, एक तो वो ऑर्डर 40, उसका रूल 1 और उसका भी ए पार्ट। ऑर्डर 40 रूल 1 ए पार्ट रेड विद सेक्शन 94D। कर लेंगे नहीं कर लेंगे? 94 में क्या लैंग्वेज यूज किए, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, ध्यान रखना, कहीं प्रीलिम्स में अगर इस तरह से डिफरेंशिएट करना आ जाए आपके लिए। क्या 94D में क्या लैंग्वेज है? टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बीइंग डिफीटेड। और यहां पे क्या है? वेयर इट अपीयर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, इट में अपॉइंट ए रिसीवर। बोलो है ना। तो कौन कर सकता है अपॉइंटमेंट? कोर्ट। नाउ सी दिस, नाउ a receiver may be appointed by the court before which the proceedings are pending. Thus, in case of a suit, receiver can be appointed by the trial court. Trial court can appoint. जिस कोर्ट के सामने proceedings continued है, pending है, वो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है। Where an appeal is preferred against the decree passed by the trial court, it is the appellate court which has power to appoint the receiver. सही है। एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर ए प्रीलिम्स। ए कोर्ट हाउएवर कैन नॉट अपॉइंट ए रिसीवर सो मोटो, खुद नहीं करेगी, दैट शुड बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में? ए कोर्ट हाउएवर कैन नॉट अपॉइंट ए रिसीवर सो मोटो, स्वयं अपने आप में रिसीवर नहीं करेंगे। अब यू विल हैव टू, एक होता है ऑन सो मोटो, मतलब अपने आप, एक्टिंग ऑन इट्स ओन, एक्टिंग ऑन, और सो मोटो मीन्स एक्टिंग ऑन इट्स ओन, और एक हुआ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो क्वेश्चन इज हियर कि वेदर इट कैन अपॉइंट अ रिसीवर ऑन इट्स ओन सो मोटो, नो। ए कोर्ट हाउएवर कैन नॉट अपॉइंट अ रिसीवर सो मोटो। कर लेंगे आप, नहीं कर लेंगे? सो दिस इज हु मे बी अपॉइंटेड, ए पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड टोटली डिसइंटरेस्टेड शुड नॉर्मली बी अपॉइंटेड एज रिसीवर। एक ऐसे व्यक्ति को रिसीवर बनाना चाहिए जो एकदम इंडिपेंडेंट हो, इम्पार्शियल हो, टोटली डिसइंटरेस्टेड हो, कोई लेना देना ही नहीं है आपकी सूट प्रॉपर्टी से। बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ कोर्ट मशीनरी, ही इज द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की तरह काम करेंगे, जैसे कोर्ट इंडिपेंडेंट होती है, ही इज द पार्ट ऑफ कोर्ट मशीनरी, है कि नहीं है? तो उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर जनरली ए पार्टी टू द सूट शुड नॉट बी अपॉइंटेड एज रिसीवर बाय द कोर्ट। सामान्य नियम यह है
कि किसी पार्टी को रिसीवर नहीं बनाना चाहिए कोर्ट को, बट दिस रूल इज नॉट रिजिड और इनफ्लेक्सिबल, कि ऐसा नहीं है कि कभी बना ही नहीं सकते, कोई बंदिश भी नहीं है, इट इज ऑल डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। समझे नहीं आप लोग? अगर यहां तक बात समझ में आई तो प्लीज रेज हैंड। सी दिस, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस और फॉर स्पेशल रीजंस ए पार्टी टू सूट और प्रोसीडिंग कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज रिसीवर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर यह आएगा अगर आपसे, वेदर ए पार्टी कैन बी अपॉइंटेड एज रिसीवर और नॉट, तो क्या आंसर होगा? जनरली ही शुड नॉट बी, बट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस if court is satisfied then court can appoint even a party to be a receiver। समझ में आ गई बात? बढ़े आगे, तो दिस इज व्हाट हु अपॉइंट्स एंड हु मे बी अपॉइंटेड। नाउ क्वेश्चन यहां पर यह है कि वी हैव सीन दिस इज, सी प्लीज सी द वर्डिंग्स ऑफ दिस ऑर्डर 40 रूल 1 एक है जो सी द वर्डिंग्स, वेयर इट अपियर्स टू द कोर्ट टू बी जस्ट एंड कन्वीनियंट, जब कोर्ट को ऐसा लगेगा, जस्ट एंड कन्वीनियंट लगेगा, इट में अपॉइंटेड रिसीवर, ये रिसीवर नियुक्त कर सकती है कोर्ट। यहां से क्या आपको लग रहा है कि दिस इज व्हाट, दिस इज ए डिस्क्रेशनरी पावर, दिस इज ए डिस्क्रेशनरी पावर। सो कोर्ट्स इन इंडिया हैव वेरी वाइड jurisdiction to appoint as well as to remove a receiver in the exercise of their discretion in this regard। यहां से क्वेश्चन प्लेम्स का आएगा, इस लाइन का देख लीजिए। In this regard Indian courts are following the principles followed by the chancery courts in England for the appointment of receivers। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है येलो वाला, यहां से क्वेश्चन प्लेम्स से पूछा जा सकता है कि इंडियन कोर्ट्स किसको फॉलो करती हैं इस मामले में, बाउंड नहीं है, बट एज ए प्रिंसिपल एक उनको लगता है कि ये रोल मॉडल हो सकता है, तो कौन सी कोर्ट्स को करते हैं? चांसरी कोर्ट्स इन इंग्लैंड को। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, वी आर फॉलोइंग दिस। समझ में आई बात? नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन यहां पर देखिए, जब भी कभी डिस्क्रेशन का नंबर आएगा, आपको डिस्क्रेशन की बात कहीं पर भी आएगी तो आपको एक बात ध्यान रखनी है हमेशा, सीआरपीसी पढ़ते हुए मैंने बताया था हर बार, mostly when there is a discretion there is a precaution always that the court should record the reasons for doing that। कोर्ट को कुछ भी डिसाइड करने से पहले कोर्ट शुड रिकॉर्ड द रीजंस फॉर दैट। एंड वेन एवर यू आर इन सीपीसी, जब डिस्क्रेशन की बात आएगी, मैनी टाइम्स एवरीवेयर सिविल कोर्ट हैज इनहेरेंट पावर। इनहेरेंट पावर मीन्स व्हाट? सिविल कोर्ट हैज हैविंग वाइड डिस्क्रेशनरी पावर्स, है कि नहीं है? लेकिन ऐसे केस में इन की फ्रेजेस को समझ लीजिए प्लीज, इन की फ्रेजेस को हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ये की फ्रेजेस आपको हर जगह यूज करने हैं, सेम वर्डिंग्स। कौन से? द डिस्क्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी एंड अनरेगुलेटेड। देखिए पहली लाइन क्या थी, प्लीज सी दिस साइड, कोर्ट्स इन इंडिया हैव वेरी वाइड डिस्क्रेशन, बहुत वाइड विस्तृत डिस्क्रेशन है, लेकिन क्या द डिस्क्रेशन हाउ एवर इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी एंड अनरेगुलेटेड। प्लीज इन तीनों शब्दों को याद कर लीजिए, इन तीनों का मीनिंग समझाता हूं आपको मैं। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि इट इज नॉट, कि इफ देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस, देर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, इट इज नॉट एज इफ कि आप कुछ भी करेंगे। आर्बिट्रेरी का भी मतलब वही है कि यू शुड बी वेल गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स। आर्बिट्रेरी का मतलब समझते क्या होता है कि आपने जो आपके मनाया वैसे कर दिया आपने। इस केस में रिसीवर यू अपॉइंट करेंगे ऑन सिमिलर फैक्ट्स, अगले किसी केस में मना कर रहे हैं आप, फिर किसी में कर रहे हैं, फिर किसी में नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट? यू आर डिसाइडिंग आर्बिट्रेरीली। It is not unregulated, means there are certain rules and regulations which you should follow before appointing the receiver or rejecting the application of receiver, appointment of receiver। तो जब कभी भी आप लोग ये क्वेश्चन ये डिस्कस करेंगे मेंस में, कभी भी आप क्या, द कोर्ट एंजॉयज ए वाइड डिस्क्रेशन, तो तुरंत एक लाइन लगाइए दूसरी, क्या कि हाउ एवर दिस डिस्क्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट,
आर्बिट्रेरी एंड अनरेगुलेटेड। इसको याद कर लीजिए पहाड़े की तरह से। तो जब आप ये अच्छी सी लैंग्वेज लिखेंगे मेंस के एग्जाम में, तो डेफिनेटली यू विल गेट कंपैरेटिवली 1 or 2 मार्क्स मोर देन योर कॉम्पिटिटर। अब मैं 1 या 2 नंबर कह रहा हूं केवल, इसका अंतर समझिए। एक क्वेश्चन पेपर में अगर आप लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एंड यू आर मैनेजिंग 1 मार्क मोर देन योर कॉम्पिटिटर्स, तो हाउ मेनी मार्क्स यू स्कोर्ड? मोर 10। एक व्यक्ति ने 50 लिए, आपने 60 लिए, उसने 60 लिए, आपने 70 लिए। नाउ देर आर 5 क्वेश्चन पेपर्स, तो यू आर टेकिंग लीड ऑफ 10 into 5, इट मीन्स 50 मार्क्स एंड यू आर इन। लेकिन आपने मेहनत कितनी करी? बस केवल 1 नंबर की मेहनत की है आपने। 1 नंबर की मेहनत आपको कम से कम 50 नंबर की लीड दिला सकती है, सोचो। और वो 1 नंबर कैसे डिफरेंशिएट होगा? इस तरीके से हो सकता है। और यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको कोचिंग में फायदा करती हैं। वो सोचता रह जाएगा ऐसा क्या लिखूं मैं, सब कुछ लिख डाला उसने, लेकिन आपने कुछ अच्छे फ्रेजेस लिख डाले सीक्वेंस में बस, कि हम डिस्क्रेशन को यूज करेंगे, डिस्क्रेशन शब्द की बात करेंगे कि कोर्ट हैज वेरी वाइड डिस्क्रेशन बट द डिस्क्रेशन हाउएवर इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी और अनरेगुलेटेड। तो कैसा है? इट इज ए साउंड एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन। पहले नेगेटिवली समझाया उसको कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। कैसा है? इट इज ए साउंड एंड जुडिशियल डिस्क्रेशन। सी देखिए, मैं आपको आर्ट ऑफ राइटिंग समझा रहा हूं कि मेंस में लिखना कैसे चाहिए, तो प्लीज टेक इट सीरियसली। एंड मस्ट बी एक्सरसाइज्ड कॉशियसली, जुडिशियली, एंड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, टोटलिटी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस को समझ करके बहुत सावधानी पूर्वक, एक्सरसाइज कॉशियसली, जुडिशियसली मीन्स न्यायपूर्ण तरीके से आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा डिस्क्रेशन। समझे नहीं समझे आप बात? ये जैसे देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके फादर ने एक डिसाइड करना है कि आपकी, इधर देखिए, आपकी शादी के बारे में निर्णय लेना है उनको। नाउ यू हैव, आपके जो फैमिली कल्चर है और जो संस्कार है वो इस तरीके के, नाउ द फादर एंजॉयज ए वाइड डिस्क्रेशन इन दिस। समझ में आगे बात आ गई नहीं? नाउ फादर इज हैविंग वाइड डिस्क्रेशन बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, आर्बिट्रेरी एंड अनरेगुलेटेड। इट मीन्स व्हाट? एब्सोल्यूट का मतलब नहीं वो कुछ भी करेंगे, किसी से भी करा देंगे। आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता कि जब चाहे हाँ करेंगे, जब चाहे ना करेंगे। एंड अनरेगुलेटेड नहीं हो सकता कि ये नहीं हो सकता बड़ी बहन के लिए, बड़ी भाई के लिए दूसरे पैरामीटर्स और मेरे लिए दूसरे पैरामीटर्स। तो कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस उन्हें घर में फॉलो करने पड़ेंगे कि हाँ इन पैरामीटर्स में कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनको अपने बस सेल्फ इम्पोज करने पड़ेंगे। यस, आई विल आस्क यू फर्स्ट एज ए गार्जियन कि व्हाट इज योर विश, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर यू वांट, और कौन सा सही रहेगा। तो इट इज ए साउंड एंड जुडिशियल डिसीजन, इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड कॉशियसली। फादर के पास, मैं शायद रिलेट कर पाए इसे समझा रहा हूं आपको। रिसीवर के क्वेश्चन में ये मत लिख देना एज द फादर डिस्क्रेशन, ये केवल समझने के लिए डिस्क्रेशन का मतलब, इन शब्दों का महत्व क्या है। एक्सरसाइज कॉशियसली, कि जैसे पिता अपनी पुत्री या पुत्र के लिए सावधानी पूर्वक पूरी डिटेल्स लेगा, ऑल द सर्कमस्टेंसेस द फैक्ट्स को समझेगा, तब करेगा। और जुडिशियसली, अगर कोई किसी की शिकायत भी है तो जुडिशियस का मतलब होता है कि दोनों की पक्षों को सुन करके करना, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज। इसका जुडिशियसली का मतलब यही होता है कि द डिसीजन हैज बीन टेकन आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, और बहुत न्यायपूर्ण तरीके से निर्णय लिया गया है। तो समझे आप? तो आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली ऑन द मैटर ऑफ डिस्क्रेशन, और आपको ये शब्द, ये एक पैराग्राफ रटना ही होगा, क्योंकि जब हम इंजंक्शन की बात करेंगे, टेम्पररी इंजंक्शन की बात करेंगे, जब हम इनहेरेंट पावर्स की बात करेंगे, हम कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे, तो वी विल स्टडी दिस डिस्क्रेशन एज ए कॉन्सेप्ट। हमेशा यही लाइनें पढ़ रही हैं हमने। whenever we are going to deal with the discretion, we will use the same phrases, same style of study. Everywhere you will say it should be exercised cautiously and judicially. It is a sound and judicial discretion. तो छोटी सी ट्रिक है, हर जगह काम आएगी आपके यहाँ, बड़े नहीं बड़े। सो प्लीज इसको जो है, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं इसमें, प्रिंसिपल्स। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी
borne in mind before a receiver is appointed by a court. अब मैंने कहा अनरेगुलेटेड नहीं है, तो कुछ सिद्धांत डिफरेंट डिसीजंस में, कोर्ट्स के इसमें, केस लॉज में प्रोपाउंड किए गए हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. क्या है वो? नंबर 1, the appointment of receiver is a discretionary power of the court. This is the first principle. Second, it is a protective relief, and this is आपके नोट्स में दिया गया होगा, लिख लीजिए, वरना उस पर लिखिए P for prelims, कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है ये किस तरीके के रिलीफ में आता है. दिस इज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव रिलीफ. वाई प्रोटेक्टिव? बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट. जो डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी है उसको प्रिजर्व करना है, तो इट इज ए प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी है. रिसीवर इज अपॉइंटेड फॉर व्हाट? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी. देयरफॉर इट इज ए प्रोटेक्टिव रिलीफ. हाँ है ना? ठीक. नाउ दिस इज द फर्स्ट. A receiver should not be appointed unless the plaintiff prima facie proves that he has a very excellent chance of succeeding in the suit. This is the first requirement. While deciding the appointment of receiver, court shall what? Court shall look into whether the plaintiff has the prima facie case of or not. देखिए ऐसे कैसे, देखिए, plaintiff must prima facie prove what? कि very excellent chance of succeeding in the suit. चांस की बात कर रहे हैं, ये कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ये जो केस लेकर आया है प्लेंटिफ जो केस लेकर आया है, इसमें कितने चांस हैं इसके जीतने के. जीते या ना जीते वो दूसरी बात हो गई, बट प्राइमा फेसाई इट शुड अपीयर टू द कोर्ट कि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी शुड कम टू हिज पोजेशन, इसको मिलनी चाहिए. तो एटलीस्ट कोर्ट शुड बी कन्विंस्ड कि प्राइमा फेसाई केस मिल रहे हैं. अदरवाइज ए रिसीवर शुड नॉट बी अपॉइंटेड. सही है. नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वन ऑफ द हार्शेस्ट रिमेडीज. ये जितनी भी रिमेडीज है उन सब में जो कठोरतम जो रिमेडीज हो सकती हैं उनमें से एक है. कैसी है? हार्शेस्ट. हार्शेस्ट क्यों है भाई? वाई? बिकॉज सिंस इट डिप्राइव्स द अपोजिट पार्टी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. आप एक व्यक्ति से पोजेशन खींच लेते हैं, छीन लेते हैं, भले रिसीवर ने लिया. आप समझिए इस बात को, आपका झगड़ा इनके साथ है, सही है, एंड मुझे रिसीवर बना दिया गया. नाउ द प्रॉपर्टी विच आर इन योर पोजेशन हैज कम इन टू माई पोजेशन. तो एट लीस्ट फॉर द टाइम बीइंग यू हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ द पोजेशन ऑफ योर प्रॉपर्टी. है कि नहीं है? देयरफॉर इट इज सेड इट इज वन ऑफ द हार्शेस्ट रिमेडीज. व्हाई? सिंस इट डिप्राइव्स द अपोजिट पार्टी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी. और क्योंकि ये हार्शेस्ट है, देयरफॉर इट शुड नॉट बी लाइटली रिजॉर्टेड टू. इसलिए इसको ऐसे नहीं कि हल्के में ही अपॉइंटमेंट रिसीवर कर दिया. If there is an application for appointment of receiver for this purpose, court will have to be very cautious. बहुत जब अर्जेंट लगे तभी देना पड़ेगा रिलीफ. ये इसको ऐसे देख सकते हैं आप. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज वन ऑफ द हार्शेस्ट रिमेडीज. क्यों? सिंस इट डिप्राइव्स द अपोजिट पार्टी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर द फाइनल जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड. पहले ही प्रॉपर्टी ले ली आपसे, तो फॉर दिस रीजन इट शुड नॉट बी लाइटली रिजॉर्टेड टू. इसको हल्के में नहीं दे लेना चाहिए कि भाई दिस शुड नॉट बी अलाउड इजीली. कर लेंगे? अगर ये बात समझ में आ गई प्लीज रेज हैंड. यहाँ तक ठीक. बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, केवल प्रोसीजर हमने समझना है, इसलिए मैं बहुत रिपीटेशन नहीं कर रहा हूँ इसमें. आपको आप केवल लिखते जाइए, सुनते जाइए और बाद में एक दो बार रट लीजिए इसको बस. नाउ it should only be granted for the prevention of manifest wrong or injury. See, very very important principle. और यहां से प्लेन से क्वेश्चन बनेंगे सबके ऊपर. ये कब दिया जाना चाहिए? It should only be granted for the prevention of manifest wrong or injury.
मैनिफेस्ट रोंग और इंजरी का मतलब है कि जो प्रकटतया प्रत्यक्षता गलत हुआ है, इंजरी हुई है, अगर वो दिख रहा है उसको रोकने के लिए होना चाहिए। जैसे आपके कब्जे में एक दुकान थी, ठीक है, सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज है वहां पर, किराए पर आप किराएदार हैं, मकान मालिक ने गुंडों की मदद से आपको बाहर निकलवाया और तुरंत वहां पर अपना ताला लगा दिया। नाउ ही सेज आई एम इन द पोजेशन। सपोज कीजिए, तो क्या मैनिफेस्ट रोंग दिख रहा है, तो देयर में भी सर्टेन रोंग्स विच आर मैनिफेस्ट, हम कहते हैं प्रत्यक्षता दिख ही रहा है। तो ऐसे रोंग्स को बचाने के लिए इट शुड ओनली बी ग्रांटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ मैनिफेस्ट रोंग और इंजरी। ए कोर्ट विल नेवर अपॉइंट ए रिसीवर मैरिली ऑन द ग्राउंड दैट इट विल डू नो हार्म। देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, दो अप्रोच हो गई। इट विल डू नो हार्म, आई एम ए प्लेंटिफ, आई अप्रोच्ड द कोर्ट, प्लीज अपॉइंट द रिसीवर ऑफ दिस। क्यों भाई, सर नुकसान तो कुछ होगा नहीं, कर दीजिए, है कि नहीं है ना, मेरा नुकसान है ना इनका नुकसान है। दिस शुड नॉट बी द अप्रोच ऑफ कोर्ट कि इट विल डू नो हार्म। नो, अगर इफ इट इज द केस द रिसीवर मे नॉट बी अपॉइंटेड। रिसीवर विल बी अपॉइंटेड व्हेन टू प्रिवेंट द मैनिफेस्ट रोंग और इंजरी, if this is the case of, because it is one of the harshest remedy. Why? It deprives you the possession of the property. फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट, जनरली क्या नियम को फॉलो करना चाहिए? दीज आर द प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत हैं जो रिसीवर नियुक्त करते समय ध्यान में रखने चाहिए कोर्ट को। क्या क्या है देखिए, कि जनरली एन ऑर्डर अपॉइंटिंग ए रिसीवर विल नॉट बी मेड where it has the effect of depriving the defendant of a de facto possession। सामान्यतः अगर डिफेंडेंट पोजेशन में है प्रॉपर्टी के, तो ऐसा ऑर्डर नहीं किया जाएगा। ओके, सिंस दैट माइट कॉज इर्रेपरेबल लॉस टू हिम, इससे उसको अपूर्णीय क्षति हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा केस हो, कौन सा? इफ द प्रॉपर्टी इज शोन टू बी इन मीडियो मीन्स इन एंजॉयमेंट ऑफ नो वन, वो किसी के कब्जे में नहीं है, पोजीशन में नहीं है, देन ये कॉमन इंटरेस्ट में है कि पहले उसको रिसीवर अपॉइंट किया जाए उसको। बोलो है ना? तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं, इसको देख, प्लीज सी दिस स्लाइड। व्हेन डिफेंडेंट इज इन डिफेक्टो पोजीशन, प्रॉपर्टी के डिफेक्टो पोजीशन में है ना, तो ऐसे उसमें एक दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी कहां पर है? प्रॉपर्टी इन मीडियो, मतलब इन एंजॉयमेंट ऑफ नो वन। इस वाले केस में व्हेन डिफेंडेंट इज इन द पोजीशन, ऑर्डर अपॉइंटिंग रिसीवर विल नॉट बी मेड। व्हाई? बिकॉज इट मे कॉज इर्रेपरेबल लॉस टू हिम। इट मे नॉट बी, लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं तो ले भी आ सकता है, बट दैट शुड बी वेरी कॉशियसली, जुडिशियसली। लेकिन इस केस में जहां पर किसी के कब्जे में है ही नहीं प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी इज इन मीडियो, नो वंस एंजॉयमेंट, इस केस में रिसीवर में भी अपॉइंटेड। बोलो हाँ है ना? तो दीज आर द प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन कैसे आएगा प्रीलिम्स में? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच ए कोर्ट शुड फॉलो व्हाइल अपॉइंटिंग ए रिसीवर? उन कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कोर्ट को फॉलो करने चाहिए रिसीवर का अपॉइंटमेंट करने के लिए? तो आपको 1 2 3 4 ये सारे लिखने पड़ेंगे उसमें, जो मैं समझा रहा हूं आपको। 6 और क्या देखना पड़ेगा? कोर्ट शुड लुक एट द कंडक्ट ऑफ द पार्टी हु मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ए रिसीवर। उस व्यक्ति का आचरण देखना पड़ेगा, कंडक्ट देखनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति का कंडक्ट कैसा है जो कोर्ट को अप्रोच किया कि वो चाहता है कि अपॉइंटमेंट हो। ही मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। अब क्लीन हैंड समझ सकते हैं क्या है? क्लीन हैंड का मतलब नहीं कि लाइफ बॉय से धोकर आएंगे या डेटोल से धोकर आएंगे। क्लीन हैंड का मतलब है अप्रोचिंग द कोर्ट विद without any malafide, without any mens rea, just with bona fide, with in good faith you are approaching the court to receive your claim। किसी को फंसाने के लिए, कोई झूठ दबाने के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए। You can see this slide, इसको समझने के लिए court should see what the conduct किसकी? of the party who makes an application for the appointment of receiver। सही है? एंड देन व्हाट ही शुड सी एट द कोर्ट, ही मस्ट कम विद द
क्लीन हैंड्स एंड ही शुड नॉट बी गिल्टी ऑफ लैचेस, डिले और एक्विजिशंस। बहुत डिले ना हो, लैचेस का केस ना हो, समझे आप। तो दीज आर दी ऑल दी प्रिंसिपल्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल अपॉइंटिंग दी रिसीवर। तो 3-4 पॉइंट हो गए। मीनिंग ऑफ रिसीवर हो गया, हु मे बी अपॉइंटेड, हु अपॉइंट्स, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स विच गवर्न दी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ठीक है जी दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए। हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारे चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।